नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क अप सीएससी में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, सवाल है, उन सभी सवालों का बीच बीच में उत्तर लेके आते रहता हूं। तो आज मैं अपने व्यूअर्स का कमेंट पढ़ूंगा और उनके जो भी प्रश्न है ईपीएफओ और ईपीएस से संबंधित, उसका मैं उत्तर देने वाला हूं। इसमें मुझसे बहुत सारे सवाल किए गए हैं, लेकिन मैं कुछ जो चुनिंदा सवाल है उन्हीं का उत्तर दूंगा। तो जो उसमें सबसे पहला सवाल है कि एक व्यूअर है जिनका 3 अलग-अलग कंपनियों में पेंशन अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है, और इनका कंफ्यूजन ये है कि 3 अलग-अलग कंपनियों में जो पीएफ अकाउंट है, उन सभी का एक साथ में इकट्ठा कैसे करें और मुझे पेंशन कैसे मिलेगा। अर्थात ये कंफ्यूज है कि जो 3 अलग-अलग कंपनियों में इनका पीएफ अकाउंट दिख रहा है, वो सबको सारे पीएफ अकाउंट को एक एक स्थान पे, एक जगह पे कैसे इकट्ठा करें ताकि इनको पेंशन मिल सके। चलिए, अब दूसरा सवाल है कि सर मेरी उम्र 26/5/2026 को 58 वर्ष हो जाएगी। इस अवधि में ईपीएफ 9 साल कटने के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका 58 साल पूरा हो गया। सबको पता है कि 58 साल पूरा होने के बाद पीएफ कटना बंद हो जाता है। लेकिन 9 साल ही इनका पूरा हुआ है, तो इनको पेंशन का अमाउंट नहीं मिलेगा। इनको पेंशन, मंथली पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन के अमाउंट तो पूरा उठा लेंगे, लेकिन मंथली पेंशन नहीं मिलेगा। यह इनका कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कि आपको भी पेंशन मिल सकता है। एक तरीका है, वो अपनाएंगे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अब 2-3 क्वेश्चन पहले पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको सभी क्वेश्चन का बारी बारी से उत्तर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 50 वर्ष के उम्र के बाद पेंशन शुरू करने के लिए क्या ईपीएस में ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना अनिवार्य है? और अगला सवाल है कि मैं 5 वर्ष 3 महीना 29 दिन ड्यूटी किया हूं, लेकिन एनसीपी डेज 202 दिन दिखाई दे रहा है, क्या करूं? ठीक है। और चलिए, इतना ही क्वेश्चन का पहले उत्तर देता हूं, फिर मैं आगे सवाल लूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन था कि 3 अलग-अलग कंपनियों का इनके पास पीएफ अकाउंट है, तो देखिए, आपके पास जब 3 अलग-अलग एक पीएफ अकाउंट है, आप सबसे पहले एक काम करें। आप अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके, लॉगिन करके यह चेक करें, सर्विस हिस्ट्री में जाकर यह चेक करें कि आपके एक ही यूएन के अंदर यह तीनों पीएफ अकाउंट दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो आप अपना पीएफ का पासबुक ओपन करें और वहां पासबुक में यह चेक करें कि आपका पीएफ पुराने पीएफ से नए पीएफ खाता में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप जो यूएन मेंबर में लॉगिन किए हैं, वहां पे सर्विस वाले सेक्शन में एक पीएफ ट्रांसफर का ऑप्शन आता है। फॉर्म 13 ऑनलाइन भर के आप पुराने पीएफ के सारे पैसे को और पेंशन के जो सर्विस है उसको नए पीएफ खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये ट्रांसफर करवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ट्रांसफर नहीं करवाएंगे तो आपका जो लास्ट पीएफ का अकाउंट है उसमें सर्विस हिस्ट्री कम दिखाई देगा। आपके तीनों पीएफ का सर्विस जो है एक जगह पे इकट्ठा नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप पेंशन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपका पेंशन का मंथली पेंशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी सर्विस आप करते हैं अलग अलग कंपनियों में, उन सभी कंपनियों का सर्विस हिस्ट्री और पीएफ का पैसा आप नए पीएफ खाते में ट्रांसफर करवाते जाएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह से अगर आपने करवाया है और तीनों पीएफ के सर्विस हिस्ट्री को जोड़ने के बाद अगर आपका 10 साल पूरा हो जाता है और जब आपका उम्र 58 वर्ष पूरा होगा तो आपको मंथली पेंशन मिलने लगेगा। अगर आपका मंथली पेंशन आपको नहीं लेना है और आपका अलग अलग पीएफ खाते में अलग अलग पेंशन अकाउंट में आपको अलग अलग पेंशन अमाउंट दिख रहा है और आपने अभी तक पैसा नहीं उठाया है और आपका 10 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म 10C भर के आप पेंशन के अमाउंट जो है वो टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से वो अमाउंट आप उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। पहले भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करके फिर उसके बाद आपको उत्तर देता हूं। सर मेरी उम्र 26/5/2026 को 58 वर्ष हो जाएगी। इस अवधि में पीएफ में 9 साल ही आपका मतलब पूरा जो सर्विस होगा 9 साल ही पूरा होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपका
2026 में आपका 58 वर्ष पूरा हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। तो आपका 9 साल पूरा हो रहा है, तो 9 साल पूरा होने के बाद आपका 58 वर्ष पूरा हो जा रहा है, यानी आपने 10 साल सर्विस कंटिन्यू नहीं किया है, आपका 58 वर्ष पहले ही पूरा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप पेंशन के पूरे पैसे को उठा सकते हैं, आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ये होता है कि कम से कम 10 साल की सर्विस, ये 10 साल की सर्विस का मतलब पेंशन में 10 साल का कंट्रीब्यूशन, और 58 वर्ष पूरा होने पर आप पेंशन के मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में आप 9 साल ही सर्विस पूरा कर पा रहे हैं, आप 10 साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आपका कई दिनों तक एनसीपी डेज होगा, वो भी माइनस कर देंगे, तो सर्विस हिस्ट्री कम हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपका जब 58 वर्ष पूरा हो जाएगा और आपके पीएफ अकाउंट में और पेंशन अकाउंट में जब डेट ऑफ एग्जिट कंपनी अपडेट कर देगी, तो आप पेंशन के पूरे पैसे को टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा सेटलमेंट एक साथ में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएफ के पैसा का भी सेटलमेंट ले सकते हैं। और रही बात अब मंथली पेंशन की, तो देखिए अगर मंथली पेंशन आपको मिलता भी तो इतना कम मिलता कि आपका उसमें गुजारा नहीं होता, क्योंकि आपका सर्विस बहुत कम है, आपने बहुत कम कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन है कि जब आपके पास पेंशन का जो पीएफ का पैसा मिलेगा या पेंशन का पैसा मिलेगा, उसको आप एसडब्ल्यूएपी स्वैप, जैसे एसआईपी होता है उसी तरह से एसडब्ल्यूएपी होता है, जिसमें आप एक मुश्त पैसे रखकर और किस्तों में पैसे उठा सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में आपको 10 साल या 20 साल के बाद आपका जो पैसा राशि प्रिंसिपल अमाउंट है उसका ब्याज के साथ में पैसा भी मिल जाता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो कोई भी ब्रांच में जाकर सलाह लेके और इसके बारे में सलाह लेकर आप इसमें अपने पैसे को इकट्ठा करके जमा करके, और इसका ये जो पेंशन तो नहीं है लेकिन पेंशन के जैसा मंथली 2000-1500 अपना फिक्स कर लें, उसके हिसाब से आप पैसा मंथली ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, अगला प्रश्न है कि सर 50 वर्ष उम्र के बाद पेंशन शुरू करने के लिए क्या ईपीएस में ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए? जी हाँ, आपके ईपीएस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों अपडेट होगा, तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट अगर आप नहीं करवाते हैं, बिल्कुल आपको आपके पेंशन में डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों ही अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होगा तो आपको फॉर्म 10D अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। तो आप फॉर्म 10D का जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ईयरली पेंशन मिलता है। और इसमें क्या होता है कि 58 वर्ष में आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, उसमें प्रति वर्ष जितना वर्ष पहले लेंगे उतना प्रति वर्ष 4% के हिसाब से कम पेंशन मिलता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आपको ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप 50 के उम्र में पेंशन ना चालू करें, 58 में करें, ताकि आपको जो है अच्छा खासा पेंशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि सर मैं 5 वर्ष 3 महीना 29 दिन काम किया हूं और एनसीपी डेज 202 दिन दिखाई दे रहा है। 202 दिन दिखाई इसलिए दे रहा है कि आप उतने दिन कंपनी में या तो एक्चुअल में एब्सेंट होंगे, विदाउट पे लीव पे गए होंगे, या किसी दूसरे कंपनी से आप जब नए कंपनी में आए होंगे तो आपके पिछले कंपनी में आपका पीएफ बंद नहीं किया गया होगा और नए कंपनी में आप जाकर ज्वाइन कर लिए हैं, तो पिछला कंपनी आपका पीएफ में 0 अमाउंट जमा कर रहा होगा, और लास्ट में 1-2-3 महीना जमा करने के बाद जब अपडेट किया होगा तो वो जो 0 अमाउंट दिखा रहा था उस पीरियड को एनसीपी डेज में अपडेट कर दिया होगा। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आप कुछ दिनों के लिए रिजाइन दिए होंगे, काम छोड़े होंगे, और उसके बाद छोड़ने के बाद आप बिना आपका रिजाइन एक्सेप्ट किए आप बहुत दिनों तक घर पे होंगे, और वापस जब आए होंगे तो उस पीरियड का कंपनी पैसा जमा नहीं किया होगा, तो उस डेज को एनसीपी डेज में अपडेट कर दिया होगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, ये तो जेन्युइन कारण है। इसमें कई बार क्या होता है कि फर्जी तरीके से भी कंपनियां एनसीपी डेज अपडेट कर देती है। जैसे बीच में कई महीनों तक आपका पीएफ ना तो जमा करती है ना काटती है, वो कुछ इंटरनल रीजन से, और जब कंपनी को पीएफ ऑफिस को उसका रिकॉर्ड देना होता है
तो वह यह दिखा देती है कि आपका उतना दिन एब्सेंट है, ठीक है, और एब्सेंट दिखा के और आपका वो एडजस्टमेंट कर देता है, ठीक है। अगर आपके पीएफ में एनसीपी डेट अपडेट नहीं हो तो भी आप, अगर सपोज दैट आपने एक कंपनी में 2 साल काम किया और 2 साल में आपके पीएफ में 1 साल 6 महीना या 1 साल 7 महीना का पीएफ का पैसा जमा हुआ और बाकी का 6 महीने का पीएफ खाता में पैसा जमा नहीं हुआ, तो पीएफ ऑफिस आपसे क्या कंपनी से पूछता है कि ये 6 महीने का पैसा आपने जमा क्यों नहीं किया, तो वह कंपनी आपके एनसीपी डेज को अपडेट कर देती है कि इतना दिन ये एब्सेंट थे इसलिए इनके पैसे को जमा नहीं किया गया। अगर जेन्युइनली अगर आप एब्सेंट हैं तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर गलत तरीके से अगर कोई कंपनी अपडेट करती है इस प्रकार से, तो आप पीएफ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंसेस पोर्टल पे ग्रीवेंसेस दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी आपसे बातचीत करके इसको सही कर दे तो फिर कहीं भी कंप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनियां भी डायरेक्ट इसको सही कर सकती है। कई बार मिस्टेक हो जाता है, उसको सही भी कर सकती है। कंपनी के पास जब नेक्स्ट ईसीआर भरने के लिए, चालान भरने के लिए ऑप्शन आता है, तब उस वक्त आपका ये सही कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहता हूं और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।